चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसमें आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। इसमें 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है, देखिए यहाँ पर one molar solution, that is 1 molar solution that is equal to 1 mole solute present in 1000 gram of solvent। यहाँ पर 1 मोल सॉल्यूट का मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट जो है वहाँ पर 1 मोलर सॉल्यूशन में 1000 ग्राम में वो डिजॉल्व है। 1 मोल सॉल्यूट जो है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन अब 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि वाटर है, यहाँ पर मोलर मास जो देखेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास दैट मीन्स 1 मोल वाटर का जो वेट होगा H2O का, वो मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, एक तो याद ही रहता है 1 × 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम। तो 1 आया। अब क्या है कि आप कितना वाटर है आपका, सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। इसी 1000 ग्राम में 1 मोल आपका सोल्यूट डिजॉल्व है। तो 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वाटर के, वो निकालना है। द नंबर ऑफ मोल्स हम ये नहीं लिख करके NH2O कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1000 बाई 18 क्या मोल। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 55.56 मोल। आपका ये आ जाता है। वाटर कितना है? 1000 ग्राम में वाटर जो है 55.56 मोल वाटर है। अब क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कितना मोल लिया गया है? 1 मोल लिया गया है। 1 + 55.56 ये क्या हो गया? 1/56.56 यही आएगा ना, 1/55.56। तो देखिए मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, हालांकि पिछले बार ये बताया गया है पिछले वीडियो में मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया कि जो आपका 2 या 3 या जितने भी कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट टोटल जो उसका सम होगा, उसके रिस्पेक्ट में वो कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा, वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो ये आएगा 0. आता है 0.0177। ये आपका क्या आता है? मोल फ्रैक्शन आता है। किसका? सॉल्यूट का। अब ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का तो आपका निकल गया। तो अब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपका दिया हुआ क्या? अब यहाँ पर देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या है? P0 वही है ना। और आपका कंपोनेंट कितना है? 2 कंपोनेंट है। तो 1 किसके लिए लिए? हम लोग वाटर के लिए लिए। वो कितना है? 12.3 किलो पास्कल। ये है आपका वेपर प्रेशर प्योर वाटर का। अब क्या है कि हम लोग एक फॉर्मूला हमको याद होगा, एंड वी नो, कौन सा? P1 naught minus P1 naught that is equal to x2
ठीक है। ये X2 किसके लिए आता है, X2 लिखे या X सॉल्यूट लिखे, ठीक है, दोनों सेम थिंग है, X2 या X सॉल्यूट। X2 हम लोग मेनली सॉल्यूट के लिए लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए वैल्यू अगर बैठा देते हैं तो वैल्यू बैठा देते हैं तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, P1 हो गया, तो वैल्यू निकल जाएगा। आप देखें P1 का पहले वैल्यू निकालना है आपको। P1 नॉट कितना है 12.3 माइनस P1 बाई 12.3 और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.0177, ये आपका आता है मोल फ्रैक्शन। अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, दैट इम्प्लाइज 12.3 minus P1 that is equal to 0.0177 into 12.3 आपका आता है, ठीक है। ये किस में आएगा, ये है आपका किलो पास्कल में, किलो पास्कल, यहाँ भी किलो पास्कल है, किलो, तो ये जो आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, देखो तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.2177, ये आता है हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा 0.2177। अब क्या है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अब P1 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा, दैट इज 12.3 माइनस 0.211, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू 12.3 माइनस 0.2177। आप इसको अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा 12.083, एक्चुअली ये आता है 0823 आता है, ठीक है। हम लोग 3 के अप्रोक्स में भी ले सकते हैं, 08 भी ले सकते हैं अपने कैलकुलेशन में फर्दर इजी के लिए। दिस इज कॉल्ड किलो पास्कल और 12.08, ये सब तो 5 से कम है ना, किलो पास्कल, ठीक है। तो आपका जो क्या था क्वेश्चन क्या था कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसमें डिसॉल्व है 1 मोल सॉल्यूशन जो है, उसमें क्या है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उसका वेपर प्रेशर 12.083 और 12 यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 12.08 किलो पास्कल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग मोलर मास 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। अब क्या है कि यहाँ मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है, ठीक है, मास कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कि कितना डिसॉल्व है, जिसका कि मोलर मास आपको दिया हुआ है गिवन, और किसमें डिसॉल्व करना है 114 ग्राम ऑक्टेन में इसको डिसॉल्व करना है, और इतना ही डिसॉल्व करना है जिससे उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर 80% तक आ जाए। जो ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर है उस ओरिजिनल वेपर प्रेशर का वो 80% हो जाए। मान लीजिए ओरिजिनल हम 100% मान लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो नया वेपर प्रेशर होगा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करेंगे, जिसका कि मोलर मास 40 ग्राम है, वो तो नया वेपर प्रेशर वो 80% होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग मान लेते हैं लेट हमारा सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट तो पता नहीं है, सॉल्वेंट तो पता है ऑक्टेन है। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन दैट इज इक्वल टू प्योर ऑक्टेन P
P1 नॉट दैट इज इक्वल टू P1 नॉट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज 100% को हम लोग P1 नॉट हम लोग मान लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये है 100%, ठीक है। अब क्या है कि आपको सॉल्यूट मिलाना है जिससे उसका वेपर प्रेशर 80% हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, आफ्टर डिसॉल्विंग, क्या आप डिसॉल्व कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द न्यू वेपर प्रेशर वुड बी, क्या हो जाएगा, कितना हो जाना चाहिए, 80% होना चाहिए। सो 80% ऑफ P1 नॉट, P1 नॉट का कितना होगा, 80% होना चाहिए इस P1 नॉट का, 80% ऑफ P1 नॉट, यहाँ पर ऐसे स्पष्ट लिख देते हैं, ऑफ P1 नॉट। तो यहाँ पर P1 होगा, नया वेपर प्रेशर क्या होगा, वो सॉल्यूट का P1 होगा। अब क्या है कि यहाँ पर 80% है, दैट मीन्स 80 इंटू P1 नॉट बाई 100 कैंसिल आउट हो गया, 0.8 P1 नॉट। ओरिजिनल है आपका P1 नॉट, और जब आपने सॉल्यूट पार्टिकल मिक्सअप कर दिया, अब उसका नया वेपर प्रेशर हो गया 0.8 P1 नॉट। तो भाई अब सॉल्यूट कितना मिलाएंगे, अब उसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग लेते हैं क्या, M2 दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। ये देखिए दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, इसी को हमने लिखा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इज 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर मोलर मास ऑफ ऑक्टेन भी लगे हाथों निकाल ही लेते हैं, कितना आता है, C8H18, तो देखो तो 8 है, 8 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 18, 96 प्लस 18 कितना होगा, 8 6 14 9 10 1 11, 114 ग्राम पर मोल। ये दिया हुआ है, क्या है, ये M1 का वैल्यू है, इसका वैल्यू है M1 का वैल्यू है। अब M2 कितना दिया हुआ है, सॉरी आपको W1 दैट मीन्स मास ऑफ ऑक्टेन कितना लिख दिया हुआ, कितने ग्राम में डिसॉल्व करता है, तो 114 ग्राम में डिसॉल्व भी करता है। तो W1 इज इक्वल टू 114 ग्राम, और W2 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, इसी को तो निकालना है, नहीं पता है हमें, क्या है, हमें नहीं पता है, उसी को निकालना है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, उस रिलेशन को अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द रिलेशन कौन सा, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, P1 नॉट कितना है, P1 नॉट तो वही है माइनस 0.8, P1 का वैल्यू कितना है, देखो तो यहाँ पर, सॉरी P1 का वैल्यू कितना है, 0.8 P1 नॉट बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर W2 कितना है जी, नहीं पता है, लेकिन M1 तो पता है, मास ऑफ ये कितना है 114, और M2 कितना है, नीचे M2 भी है आपका 40 ग्राम, यही है ना M2, ये देखिए ये यहाँ W1 कितना है 114
इंटू 40, ठीक है। ये आ जाता है इसमें ग्राम में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.2 P1 नॉट बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू W2 बाई 40। अब ये क्या बच गया, दैट इम्प्लाइज, देखो तो ये P1 नॉट और P1 नॉट ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया क्या 0.2, देयरफॉर W2 इज इक्वल टू 40 इंटू 0.2 that is 8 ग्राम। That means 8 ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल जिसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है, उसको अगर 114 ग्राम ऑक्टेन में आप डिसॉल्व करते हैं तो जो नया सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका वेपर प्रेशर ओरिजिनल वाले के वेपर प्रेशर, ओरिजिनल जो प्योर ऑक्टेन है उसके वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में उसका वेपर प्रेशर 80% हो जाएगा, जिसमें आपने 8 ग्राम डिसॉल्व किया था। तो ये W2 हमें निकालना था, हमने इसको निकाल लिया। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। जो जो हमारे काम की चीजें हैं मैं उसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। एंड इसका जो वेपर प्रेशर है वो 2.8 किलो पास्कल है 298 केल्विन पर। अब फर्दर क्या करता है कि जो सॉल्यूशन बना था हमारा 30 ग्राम सॉल्यूट का और 90 ग्राम वाटर का जो लेकर हमने सॉल्यूशन जो बनाया था, उस सॉल्यूशन में हमने 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया। जब 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया हमने, तब क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ करके 2.8 किलो पास्कल से 2.9 किलो पास्कल हो जाता है 298 केल्विन पर। अब क्या करना है कि कैलकुलेट, हमारा जो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। ये दो हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले ए वाले की ओर बढ़ते हैं, मोलर मास की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमारा इसके लिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है कि हम सॉल्यूट का मोलर मास देखते हैं M2 का, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। M2 हम लोग लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बच्चों को। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मान लेते हैं M2 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको मान लेते हैं M2 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ, हमें तो पता है, हमें क्या क्या पता है, एक तो 90 ग्राम पता है और वाटर का मोलर मास भी पता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं N1 किसके लिए, N1 हम लोग वाटर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, चलिए लिख देता हूँ यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1 इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट केस में 90 ग्राम वाटर आपने लिया था, इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 18×5 = 5 मोल, 5 मोल वाटर हो गया N1, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग लेते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 इज इक्वल टू कितना है, N2 आपने 30 ग्राम डिसॉल्व किया था और इसका मोलर मास कितना है, हमने क्या माना है M2 माना है, M2 मोल, ठीक है। ये हमारा मोलर मास आ जाता है। अब फर्स्ट केस में हमारा जो प्रेशर आ रहा है P1 वो है 2.8 किलो पास्कल, क्योंकि जब दोनों का सॉल्यूशन बन जाता है तो प्रेशर कितना हो जाता है 2.8 किलो पास्कल हो जाता है। अब हम लोग एक रिलेशन हमें मिला था कि P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू X2 मिला था ना, एक रिलेशन था बाई रिलेशन, और X2 क्या था, मोल फ्रैक्शन था सेकंड के लिए। तो X2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N2 बाई N1 प्लस N2,
भाई x2 तो आपका मोल फ्रैक्शन ही था ना, तो x2 की जगह हम तो ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमने n1 और n2 निकाला हुआ है, हमें इस वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। देखिए तो P1 नॉट तो हमने पता नहीं है, इसको तो निकालना है, और P1 पता है 2.8 किलो पास्कल बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू N2 का वैल्यू आपको कितना है 30 बाई M2 बाई, अब N1 का वैल्यू कितना है 5 मोल प्लस 30 बाई M2, ये निकलता है। ठीक है, अब देखिए तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट माइनस 2.8 बाई P1 नॉट, इसको हम अलग कर दिए दोनों बेस को ये करके, और ये क्या हो जाता है, अब एलसीएम आ जाएगा। देखो तो 30 बाई M2 और यहाँ M2 5 M2 प्लस 30, यही आता है। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाएगा, देखो तो 1 माइनस 2.8 P1 नॉट दैट इज इक्वल टू ये M2 और ये M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 30 बाई 5M प्लस 30, यही बचेगा। और 1 माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 1 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर 2.8 बाई P1 नॉट दैट इज 1 माइनस 30 बाई 5M प्लस 30, एलसीएम लेंगे 5M प्लस 30, यहाँ 5M प्लस 30 माइनस 30, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5M प्लस बाई 5M प्लस 30। ठीक है, ये एक आपका आ जाता है। अब क्या होगा कि इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, ये चूंकि P1 नॉट प्योर वाले को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा P1 नॉट बाई 2.8 उल्टा कर देंगे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, 5M प्लस 30 बाई 5M। ठीक है, ये हमारा आया, दैट इज इक्वेशन 1, इसको याद रखने वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आप 18 ग्राम वाटर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट शुरू होता है कि एडिंग 18 ग्राम वाटर, तो क्या होगा 90 प्लस 18 98 ग्राम, वेट क्या होगा न्यू वेट 18 ग्राम 98 ग्राम हो जाएगा। तो 98 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, 98 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, तो 98 बाई 18, 98 होगा ना जी, सॉरी 108 होगा, 108 दैट इज कॉल्ड 6 क्या मोल, और वाटर 5 मोल से बढ़ के कितना हो गया 18 ग्राम अगर मिक्स कर दिया आपने तो 6 मोल हो गया, और P1 कितना हो गया प्रेशर, वो हो गया अब बढ़ करके 2.98 किलो पास्कल, प्रेशर बढ़ करके P1 अब यहाँ पर क्या हो गया 2.98 किलो पास्कल हो गया। अब सेकंड कंडीशन हो गया जब ऐड करते हैं 18 ग्राम, तो तब अब फिर उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, कौन सा P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। देखो यहाँ N2 का वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू किसका चेंज हो रहा है N1 का चेंज हो रहा है, वैल्यू N1 का चेंज हो रहा है। हमें इधर बिठाना होगा थोड़ा सा क्योंकि स्पेस नहीं है उधर,
आप कुछ वैल्यू याद रखेंगे, आप इस वैल्यू को याद रखेंगे, इसको अगर अलग से नोट कर लें, इस वैल्यू को याद कर लें, हमें ये वैल्यू काम का है, आगे जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो P1 नॉट ये वैसे ही होगा 1 माइनस, अब P1 का वैल्यू डायरेक्ट 2.9 बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू N2 का वैल्यू कितना आएगा, N2 का वैल्यू कितना था जी, भूल गया। N2 का वैल्यू था आपका अब 6m, ठीक है। यहाँ N2 का वैल्यू क्या था, थर्टी बाई एम, यही वैल्यू था ना, हमने मिटा दिया। अब यहाँ 6 प्लस 30 बाई एम ये आ गया, तो यहाँ 5m था, अब 6m हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2.9 बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू 30 बाई एम, 6m प्लस 30 बाई M2 था, नॉट यहाँ था, क्या था M2 था। ये M2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो बचे क्या मिलेगा, 2.9 बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू 30 बाई 1 माइनस 30 बाई 6m प्लस 30, ये आ जाएगा आपका क्या 6m प्लस 30 माइनस 30 बाई 6m प्लस 30, ये 30 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया 6m बाई 6m प्लस 30। अब यहाँ देखो, इसको भी फिर वैसे ही उल्टा कर देते हैं, P1 नॉट बाई 2.9 इज इक्वल टू 6m प्लस 30 बाई 6m, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। दो इक्वेशन हमें मिले, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमें क्या करते हैं कि इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को याद रखिएगा 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को याद रखना है। अब क्या करेंगे कि बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 तो यही था, थोड़ा सा स्पेस के लिए हमें दोबारा लिखना पड़ रहा है, 2.8 5, इक्वेशन 1 को 5m प्लस 30 बाई 5m, अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइडेड बाई P1 नॉट बाई 2.9, और इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 में, यही था ना हमारा निकला था 6m प्लस 30 बाई 6m, यही निकला था। तो यहाँ एक चीज जो हमेशा छूट रहा है वो M2 है, M2 आप लोग करेक्शन कर लेंगे, M2 ठीक है, M2 करेक्शन कर लेंगे क्योंकि M2 बार बार छूट जा रहा था। अब यहाँ क्या है, P1 नॉट और P1 नॉट कैंसिल आउट हो गया, और ये कहाँ चला जाएगा 2.9 बाई 2.8 दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया 5m2 प्लस 30 बाई 5m2 इंटू 6m2 बाई 6m2 प्लस 30, ठीक है। यहाँ m2 और m2 ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, m2 कैंसिल आउट हो जाता है। अब क्या बचता है, अब यहाँ पर देखते हैं 5 इंटू 6 30m2 प्लस 180 बाई 30m2 प्लस 150, यही तो बचते हैं ना हमारे।
30m2 प्लस 180 और 30m2 अब इसको जो है इधर लेके आते हैं 2.9 इंटू 30m2 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 2.8 30m2 प्लस 180 मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 87m2 प्लस 435 दैट इज इक्वल टू, और दूसरे में आएगा 84m2 504। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87m2 माइनस 84m2 दैट इज 504 माइनस 435, तो ये कितना हो गया जी 3m2 दैट इज इक्वल टू 504 से 435 सब्ट्रैक्ट करोगे ये आएगा 69, therefore m2 is equal to 69 by 3 that is 23 ग्राम। क्या आ गया 23 ग्राम, और यहाँ m2 था ग्राम पर मोल आएगा, क्या आएगा ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ जो m2 का वैल्यू आया हमारा वो आया 23 ग्राम पर मोल, ये हमारा वैल्यू आया m2 का सॉल्यूट का। ये क्या होता है, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमारा ये निकलना था, देखिए फर्स्ट वाला का आंसर आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, तो हमने फर्स्ट वाले का आंसर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे की ओर, दूसरे प्रॉब्लम की ओर, सेकंड वाला बी वाला। बी में क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। उसका वाटर का वेपर प्रेशर निकालना था 298 केल्विन पर। ठीक है, यानी P1 नॉट का वैल्यू हमें निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, हमें P1 नॉट का वैल्यू निकालना है 298 केल्विन पर। P1 नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो हमें M2 का वैल्यू यहाँ मिला है, तो यहाँ कहते हैं कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ M2 इन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 या 2 में, 1 में ही रख देते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या था, P1 नॉट बाई 2.8 दैट इज इक्वल टू 5m2 प्लस 30 बाई 5m2, यही था हमारा। अब यहाँ पर क्या है, ये देख लो, ये P1 नॉट का वैल्यू, हमें P1 नॉट का तो वैल्यू ही निकालना है, तो 5m2 का वैल्यू रखो, दैट इम्प्लाइज P1 नॉट दैट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 5 इंटू m2 का वैल्यू कितना निकला 23 प्लस 30 बाई 5 इंटू 23। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो आता है वो आएगा 2.8 इंटू 15 11 प्लस 30 115, और ये आ जाएगा 2.88 इंटू 5 145 बाई 115। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.53 किलो पास्कल। ठीक है, वेपर प्रेशर ही निकालना है 5.35 किलो पास्कल। तो ये सेकंड वाले का भी हमारा आंसर आ गया। इसका M2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर 2.20। 2.20 जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में इसमें क्या है कि 5% सॉल्यूशन है दिया हुआ किसका, केन शुगर का। कितना है, 5% केन शुगर वाटर में डिसॉल्व है। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन आता है। अब उसमें क्या करते हैं कि अगर केन शुगर की बजाय अगर हम 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लें तो उस स्थिति में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। आपका दिया हुआ है प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट केन शुगर 5% बाई मास का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है डेल्टा टीएफ, यहाँ डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए तो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है 273.15 केल्विन, यही दिया है ना प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और आप 5% सॉल्यूशन केन शुगर का मिक्स कर देते हैं तो उसमें डिप्रेशन कितना आएगा, 271, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया जी, देखो तो ये आ जाएगा 2.15 केल्विन। ठीक है, 2.15 केल्विन का उसमें क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा कि पहले फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 था प्योर वाटर का, आपने 5% केन शुगर मिला दिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 2.15 केल्विन गिर करके 271 पर वो फ्रीज करने लगा। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग देखते हैं हमें क्या निकालना है। निकालना क्या है कि 5% ग्लूकोज डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए हमें कुछ खास चीजें केएफ निकालना होगा। तो केएफ के लिए हमें पहले मोलर मास जानना होगा। मोलर मास ऑफ केन शुगर, केन शुगर नॉर्मली सुक्रोज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो मोलर मास इसका निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 12 into 12 प्लस 1 into 22 प्लस 11 into 16। अब देखो तो 144 प्लस 22 प्लस 96 होगा जी, 176 होगा, 176 कितना हो गया, सब कैलकुलेट करके आ जाएगा तुम्हारा 342 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास शुगर का। अब यहाँ पर आपका क्या है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, यहाँ 5% केन शुगर, ये भी बाई मास है, दैट इज 5 ग्राम केन शुगर, दैट इज 95 ग्राम वाटर। इस सॉल्यूशन जो 5% केन शुगर का बना है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में क्या होगा 5 ग्राम केन शुगर होगा एंड 95 ग्राम वाटर होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर निकालते हैं, क्या N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर N2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो तो 5 बाई और केन शुगर का 342 मोल, यही निकलेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0146 मोल। ये तो N2 मोल आएगा जी, हाँ मोल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब मोलालिटी क्या होगा, स्मॉल m मोलालिटी ऑफ केन शुगर, मोलालिटी ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन कितना होगा, मोलालिटी केन शुगर का जो सॉल्यूशन का मोलालिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.0146 बाई
ये क्या था 95 ग्राम था ना, और हम लोग जब मोलैलिटी निकालते हैं तो पर केजी निकालते हैं, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ केजी से। ठीक है, यहाँ मोल है यहाँ, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1537 मोल पर केजी। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ केन शुगर। हमें केन शुगर की मोलैलिटी मिल गई। ठीक है, अब क्या है कि हम एक रिलेशन अप्लाई करते हैं, बाय applying a relation delta TF is equal to KF by M। ये आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF बाई M। ठीक है, तो हमें डेल्टा TF का वैल्यू तो पता है, KF का वैल्यू नहीं पता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KF इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M। ठीक है, और डेल्टा TF का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, देखिए ये 2.15, ये आ रहा है 2.15 इंटू M हमने अभी निकाला था, ये 0.1537 ये हमने निकाला था। ठीक है, तो ये निकल गया, ये किसमें है, केल्विन, ये तो केल्विन, और यहाँ मोल केजी इनवर्स। ठीक है, पर केजी था ना, केजी इनवर्स। अब इसका हम लोग देखते हैं, ये आएगा 30, ये करेंगे तो ये आएगा आपका 13.99 केल्विन मोल पर केजी। ये हमारा वैल्यू आया किसका, KF का वैल्यू आया। ठीक है, एक बार जब KF का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग अब क्या कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड पार्ट में आते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट तक का यहाँ KF निकला। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, और 5% ऑफ ग्लूकोज का, पहले क्या था केन शुगर था, अब आपने क्या लिया, ग्लूकोज लिया। हमें थोड़ा सा यहाँ इरेज करना पड़ेगा यहाँ से। अब सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस 6 × 16 दैट इज 72 प्लस 12 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास आ गया ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का जब एक बार मोलर मास हमें मिल गया, तब नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ कितना ग्राम 5% था ना, 5% ग्लूकोज का मतलब क्या होगा, 5 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, तो N2 इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज के केस में 5/180, 5/180। ठीक है, जब 5/180 आया ग्लूकोज का, तो उस केस में अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा ये 0.0278 perhaps it is 0278। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तब मोलैलिटी निकाल लेते हैं। देन m स्मॉल m फॉर ग्लूकोज, यानी मोलैलिटी फॉर ग्लूकोज कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 278 बाई वेट ऑफ वाटर, तो 5% है
बाकी 95 ग्राम तो वाटर ही है, तो इसमें है 95 इंटू 10⁻³ kg, यहाँ मोल, ठीक है, मोल पर केजी। अब इसको जब आपने सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व किया तो क्या मिला, सॉल्व किया तो मिला हमें 0.2926 केल्विन मोल पर मोल केजी इनवर्स, ठीक है। तो ये हमें मिला उसकी मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स, हमें इसकी मोलालिटी मिल गई। जब एक बार मोलालिटी मिल गई तो हमने एक चीज और, हमने जो यहाँ पढ़ा था ये रिलेशन है, इसको हम फिर अप्लाई करते हैं बाय अगेन अप्लाइंग द रिलेशन, कौन सा, डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF इंटू M। इसी रिलेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपका KF का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया था, तो यहाँ पर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF का वैल्यू कितना है 13.99 और मोलैरिटी कितनी आ गई 0.2926 केल्विन, क्योंकि कट जाएगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा TF जो आएगा वो, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4.09 केल्विन, ये आ जाता है डेल्टा TF का वैल्यू। दैट मीन्स ये 4.09 केल्विन जो ओरिजिनल जो वाटर का वेपर प्रेशर है उससे और कम पर फ्रीज होगा यदि 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन रहेगा तो। दैट मीन्स हम अब निकाल दे रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हेंस द फ्रीजिंग पॉइंट रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 273 273.15। प्योर वाटर का ये दिया है -4.09, तो क्या होगा 0.06 और 9 269.06 केल्विन। ये नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा यदि आप 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं तो, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उस केस में उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो 271 केल्विन से घट करके 269.06 केल्विन हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रॉब्लम की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर 2.21। यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, एलिमेंट A एंड एलिमेंट B, ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड बनाते हैं AB2, दूसरा कंपाउंड बनाते हैं AB4, ठीक है। जब ये दोनों दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कब, जब 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, A और B को कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं 20 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ पर इनका जो फॉर्मूला है AB2 और AB4, ये दोनों कंपाउंड बनाते हैं, ये दोनों A और B मिलकर के दो कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड बनाते हैं AB2 और दूसरा कंपाउंड बनाते हैं AB4। अब क्या है कि अब इसको क्या करता है कि 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, यदि 1 ग्राम AB2 डिसॉल्व किया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में, तो ये क्या करता है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन और नीचे कर देता है, यानी और माइनस में चला जाता है। जबकि 1 ग्राम AB4 डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में
तो 1.3 केल्विन ही टेम्परेचर नीचे जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना है, एक तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसका दिया हुआ है, वो है 5.1 केल्विन, ठीक है, केजी पर मोल। तो उसका एटॉमिक मास ए और बी का क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, हमने एक फार्मूला बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिराइव करके वीडियो लेक्चर में। वी नो दैट यहाँ m2 इज इक्वल टू क्या था, m2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KF बाई डेल्टा TF इंटू W1। ये हमने एक फार्मूला बताया था। तब m2 की जगह MaB2 रख लेते हैं। MaB2 दैट इज द मोलर मास ऑफ Ab2, ठीक है। MaB2 दैट इज मोलर मास ऑफ Ab2 दैट इज इक्वल टू, देखो तो 1000 और Ab2 कितना ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम ही लिया जाता है ना, तो 1 ग्राम Ab2 और इसका कितना है 5.1 केल्विन बाई डेल्टा TF कितना आता है, डेल्टा TF कितना लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना 2.3 केल्विन, यही है ना 2.3 केल्विन। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2.3 केल्विन। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.3 केल्विन इनटू, अब ये आता है W1, वेट कितना है उसका, वेट बेंजीन जिसमें डिसॉल्व किया था दैट वेट वाज 20 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ वेट आता है 20 ग्राम वेट आता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा मिलता है, ये हमारा आता है 110.87 ग्राम मोलर मास है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब ये आता है, अब हम इसी तरह से मोलर मास हम AB4 का निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ AB4। ये जो हमारा AB4 है इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना आता है, ये भी इसी के लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा, 1000 W2 तो 1000 और इसका भी आपने 1 ग्राम लिया था, इसका भी कितना लिया है AB4 का, AB4 का आपने 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम लिया है दैट इज 1, और इसका KF का जो वैल्यू है वो 5.1 दोनों के लिए सेम है, और यहाँ पर 1.3 डिग्री लोअर करता है। डेल्टा TF का वैल्यू क्या आता है 1.3 केल्विन आता है, और W1 20 ग्राम। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 196.15 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमारा देखिए दोनों का हमें मोलर मास निकल गया, दोनों का मोलर मास निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग एटॉमिक मास की ओर जाते हैं। तो लेट एटॉमिक मास ऑफ A is X and B is Y। A का हम लोग एटॉमिक मास X मान लेते हैं, B का Y मान लेते हैं। देन क्या होगा, देखो तो x प्लस 2y क्या है यहाँ पर किसके लिए, AB2 के लिए। तो A की जगह हमने x माना है तो x, और B की जगह y माना है, तो AB2 है x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू, हमारा कितना निकला था मोलर मास, अगर दोनों का हम जोड़ दें एटॉमिक मास को x प्लस 2y को, तो ये हमारा मोलर मास 110.87, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आता है। और x प्लस उसी तरह से आप AB4 के लिए क्या होगा, x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 196.87
1.5 ये आता है, ठीक है, 1.5 ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, आप क्या करते हैं 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे, तो क्या होगा जब सब्ट्रैक्शन होगा तो देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे नहीं तो। x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 196.15 और x प्लस 2y दैट इज 110.87। अब देखो तो सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों को, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, यहाँ 2y और ये देखो तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, देखो तो 15 7 या 8 और 10 बच गया, 0 10 8 2 5 और 85.28, 2y का वैल्यू जो आया वो 85.28 आया। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा 85.28 बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना 42.64 आपका आता है, किसका y का वैल्यू आता है। अब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, now putting the value of y in इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस 2y दैट इज 110.87, यहाँ x प्लस 2 इंटू वाई कितना है 42.64, 110.87। अब देखो तो x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वही 85.28 110.87 और x इज इक्वल टू क्या आया 110.87 माइनस 85.28, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा 25.59, ठीक है 25.59। ये u हम लोग लिखते हैं यूनिट, यहाँ भी क्या होगा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हेंस यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस एटॉमिक mass of A and B are 25.59 unit and 42.64 unit respectively। तो यहाँ पर दोनों का निकल जाता है, यूनिट्स दोनों का निकल जाता है, ठीक है। यह 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ दिया हुआ है इसका 4.98 बार। 4.98 बार क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है। If osmotic pressure of solution is 1.5 बार, अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है सेम टेम्परेचर पे, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि टेम्परेचर, इसमें सॉल्यूशन क्या दिया है, सॉल्यूशन या टेम्परेचर 300 केल्विन। आपका 300 केल्विन पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज 1.52 बार दिया हुआ है और गैस कांस्टेंट इज R इज इक्वल टू 0.0
83 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। हमारा ये दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है और आर का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने एक फॉर्मूला बताया था, उसको अप्लाई करते हैं यहाँ। अप्लाइंग पाई इज इक्वल टू CRT। आपको क्या निकालना है, अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ही तो निकालना है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। तो दैट इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना है, कंसंट्रेशन तो पता नहीं है हमें, तो कंसंट्रेशन पता नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, C को इधर लेके चले आए, C यहाँ रहेगा तो ये RT नीचे आ जाएगा पाई का ना, पाई बाई RT। और वैल्यू बैठा दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर का 1.52 R 0.083 इंटू 300 केल्विन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करेंगे तो 0.061 मोल इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा मोल। और कंसंट्रेशन किस में आएगा, मोल पर लीटर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर यदि सॉल्यूशन जो है, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 300 केल्विन पर 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर इसके सॉल्यूशन में, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का वो 1.52 बार है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा। यहाँ ये वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, आर पता है, तो पाई इक्वल टू CRT, इसका वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल देते हैं तो हमें निकल जाता है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.061 मोल पर लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पर क्या है कि डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर 1.25 ग्राम पर ml, जिसमें 92 ग्राम जो है Na+ आयन पर केजी वाटर में प्रेजेंट है, सोडियम आयन। तो उसकी मोलालिटी क्या होगी, Na+ आयन की मोलालिटी या सोडियम आयन की मोलालिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मोलर मास सोडियम आयन का क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होगा 23 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू सोडियम का कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स देखो तो 92 ग्राम है पर केजी डिजॉल्व, 92 ग्राम बाई 23 दैट इज 4 मोल। 4 मोल आपका डिजॉल्व है, 4 मोल जो है 92 ग्राम सोडियम अगर डिजॉल्व है पर केजी 4 मोल डिजॉल्व है। ठीक है, अब ये कहता है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर इन केजी दैट इज इक्वल टू 1 kg। आपका मास कितना था पर केजी वाटर में है ना, ये 92 ग्राम यानी 4 मोल। सो मोलालिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स dissolved by mass of water in kg, that is equal to 4 by
1 kg, that is 4 mole per kg और 4 इसकी मोलालिटी निकल गई। ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो इजीली जो है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। यह है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द, ये दिया हुआ है 6.1 10 to the power 16 सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है किसका, कॉपर सल्फेट का, CuS का। अब इसमें मैक्सिमम मोलरिटी को CuS में उसका मैक्सिमम मोलरिटी को कैलकुलेट करना है एक्वस सॉल्यूशन में। यदि उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है 6 × 10⁻⁻16 है तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है KSP इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻16। ये KSP क्या है, ये है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है। KSP क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। KSP दैट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब KSP का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट X बी द solubility of CuS in mole per liter। अब इसके रिएक्शन को देखें, कॉपर सल्फेट के CuS का जब रिएक्शन देखते हैं तो ये देखते हैं कैसे, Cu2 + S2-, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, X है, सपोज दैट दोनों का X मोल जो है वो उसमें डिजॉल्व होता है। तो हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर इसको लिखना चाहे KSP इज इक्वल टू, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा Cu, ठीक है। Cu इस तरफ क्या था, 2 प्लस और S2-। ये आपका क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आता है। अब इसका वैल्यू कितना था, x और x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू x²। तो KSP का वैल्यू आ गया x²। तो यहाँ लेकिन KSP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁻16। तो यहाँ लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻16, क्योंकि KSP का वैल्यू यही है हमारा, क्यों। अब ये आ गया दैट इज x² इज इक्वल टू KSP, और यहाँ KSP का वैल्यू बैठा देते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, √6 × 10⁻⁻16 दैट इज इक्वल टू, अब इसको आप रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2.45 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। ये आएगा, दिस इज द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS in aqueous solution। This is the value of, this is the maximum molarity of CuS when KSP is equal to 6 × 10⁻⁻16। अगर ये क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा दैट इज द मैक्सिमम मोलरिटी होगा CuS का, जब KSP का वैल्यू जो होगा 6 × 10⁻⁻16 होगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इसमें है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile।
तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम में इसको क्या फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें टोटल मास कैलकुलेट करना होगा, किसका, सॉल्यूशन का। फिर हम उस टोटल जो सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो एस्पिरिन आपने 6.5 ग्राम लिया हुआ है उस एस्पिरिन में एस्पिरिन का मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 6.5 ग्राम एस्पिरिन is dissolved in 450 ग्राम ऑफ CH3CN, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल। सो यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल, अब सॉल्यूशन जब आया है तो ग्राम में है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 6.5 ग्राम प्लस 450 ग्राम, ये कितना आ गया, 456.5 ग्राम। ये हमारा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। अब मास परसेंटेज की बात करते हैं, इसका यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन दैट इज इक्वल टू कितना है, 6.5 बाई 456.5 इंटू 100, ये आ जाएगा 1.425%। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा, दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन द सॉल्यूशन। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।